तो बच्चों, अब हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू वेरिएशंस करते हैं। वेरिएशंस किसी भी चीज़ के हो सकते हैं और हम इस क्लासिकल मैकेनिक्स में आपकी पाथ के वेरिएशन लेंगे। पाथ में होने वाले वेरिएशन, ये आपको फिगर भी दिख रही होगी। फिगर मैं लार्ज कर देता हूँ। इसमें जैसे कोई पॉइंट ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है। सपोज कोई भी वस्तु ए बिंदु से, ये ए है 1 है और यह 1 to 2 पॉइंट जाता है। तो देयर में बी वेरियस पास एडॉप्टेड बाय दैट बॉडी। वो एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखा रखा है बिल्कुल सीधा, ये जिसमें मैंने लाइन कर दी, इस तरह से जा सकता है। एक सर्कुलर पाथ दिखा रखा है, इस तरह से जा सकता है। अनदर पाथ एडॉप्ट कर सकता है, ऐसे जा सकता है। एक और पाथ ऐसे जा सकता है। तो 1 से 2 तक वो कई सारे पाथ से जा सकता है। इसमें हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 पाथ दिखाए हैं। एक तो शॉर्टेस्ट पाथ दिखाया है फिगर में, जो आपको स्ट्रेट लाइन से दिख रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ। और एक उसके अलावा दूसरा दिखा दिया, कोई सा भी, एनी वन। तो यही पाथ का वेरिएशन हम स्टडी करेंगे। तो पाथ के वेरिएशन में आप ये देखिए, हमने फिर अपनी सुविधा के लिए एक पॉइंट ले लिया x1 y1 और दूसरा ले लिया x1 y2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वो लिए बिंदु लिया, यानी ये P1 बिंदु लिया है, ये P1 ये P1 बिंदु है और यहाँ पे P2 बिंदु है। एक पाथ पे P1 बिंदु ले लिया, दूसरे पाथ पे P2 ले लिया। लेकिन हमने किस तरह से P1 और P2 को चूज़ किया है कि इन दोनों के लिए x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो सेम है। तो क्या हो गया? वो है x इक्वल टू x1, वैल्यू है x इक्वल टू x1। इसलिए P1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? P1 के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और P2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? P2 के कोऑर्डिनेट, P2 के लिए भी x कोऑर्डिनेट सेम है तो x1, ओहो ऊपर में y1 लिखना था, x1 y1, और इसके लिए हो गए x2 y2, x1 y2। ये कोऑर्डिनेट हो गए P1 और P2 के। ठीक है, आपको पता है कि जो पहला वाला पाथ हमने दिखा रखा है 1 से 2 में, जिस पे P1 बिंदु है, यानी कि पाथ 1 P1 2, ये स्ट्रेट लाइन पाथ दिखा रखा है। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी? इस पाथ की इक्वेशन यहाँ पे दिखा रखी है नीचे, y इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ दिखा रखी है, y इक्वल टू mx प्लस सी। इट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर हम फिर इस फिगर को देखें, अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ पे कोई डिस्टेंस लें ds, ये डिस्टेंस लिया हमने ds, ये छोटा सा डिस्टेंस लिया ds। किस पे? पाथ 1 to 2। हमने पाथ कौन सा लिया? 1 P1 और 2। इस पे कोई डिस्टेंस लिया ds। इस ds के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया? नीचे लाइन मिला दी, इस x एक्सिस पे यहाँ पे मिला दी, और ऐसी y एक्सिस में मिला दी, यहाँ पे मिला दी। ये मैं सीधी नहीं बन पाई तो टेढ़ी टेढ़ी है, लेकिन आप समझ जाइए। तो x एक्सिस पे डिस्टेंस dx मान लिया, y एक्सिस पे डिस्टेंस क्या मान लिया? dy। तो dx की वैल्यू क्या जाएगी? ये छोटा सा पाथ का जो पॉइंट है ds, एक बिंदु है ds, इसकी वैल्यू आ गई, इस ds की वैल्यू आ गई dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आ गई। तो ds की वैल्यू आ गई dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का भी अंडर रूट, ये आ गई। टोटल पाथ के लिए, लेंथ ऑफ द पाथ के लिए इसे इंटीग्रेट कर दो। तो कहाँ से कहाँ तक? लिमिट लगा दो 1 to 2। तो हमने इसे पूरे को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया टोटल पाथ लेंथ के लिए। तो टोटल पाथ लेंथ के जब लिए इसे इंटीग्रेट किया तो आई इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds की वैल्यू रख दीजिए इंटीग्रेशन के अंदर, और ये है dx स्क्वायर, ये है dy स्क्वायर। इसे डी स्क्वायर रूट के अंदर dx स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
तो ये जो सेकंड टर्म है ना वाई डॉट, ये वाई डॉट इनफैक्ट दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, वाई डॉट इज, ये वाई डॉट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा. इट मीन्स नाउ दिस इंटीग्रैंड दिस बिकम्स द फंक्शन ऑफ वाई डॉट, इसे एफ वाई डॉट लिख दिया. अगेन y is a function of x and y dot is a function of y, so it is more appropriate to write this function f y dot as f y y dot x. It means f जो y dot का फंक्शन आ गया था, more appropriate ऐसे लिखना कि f को ऐसे लिखते हैं ये x का भी फंक्शन है, ये y का भी फंक्शन है और ये y डॉट का भी फंक्शन है, इस तरह से लिखते हैं. ध्यान रखिएगा y डॉट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. अब पाथ का एक्सट्रीमम होने के लिए क्या चाहिए? एक्सट्रीमम माने स्टेशनरी पाथ. स्टेशनरी पाथ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पाथ में वेरिएशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि पाथ एक्सट्रीमम कब होगा? जो हमने शॉर्टेस्ट पाथ लिया है उससे वेरिएशन जब जीरो आ जाए, तो उसका वेरिएशन जीरो होना चाहिए पाथ के लिए. कौन सा वेरिएशन? आई का वेरिएशन जीरो होना चाहिए, और आई जो पाथ की लेंथ है इसका वेरिएशन एक पाथ से दूसरे पाथ में जीरो होना चाहिए. तो पाथ का वेरिएशन डेल आई कहलाता है. आई की वैल्यू रख दी तो डेल आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. समझ रहे हैं आप? पाथ जो एक्सट्रीमम था, सपोज ये कोई पाथ था, अब इससे दूसरा पाथ ये है, तो ये पाथ एक्सट्रीमम कब होगा? जब इसका वेरिएशन, ये सपोज आपका है पहला वाला पाथ और ये है सपोज दूसरा वाला पाथ, तो दूसरा पाथ एक्सट्रीमम कब होगा? जब इसका वेरिएशन पहले वाले पाथ से क्या होगा? जीरो होगा. इसलिए डेल्टा आई शुड बी जीरो फॉर एक्सट्रीमम पाथ, और डेल्टा आई जीरो कंडीशन होती है एक्सट्रीमम पाथ की. इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ गई एक्सट्रीमम पाथ की, ये कंडीशन आ गई. डेल एफ is a function of y dot and x is equal to 0. अगेन f y का फंक्शन था, y डॉट का फंक्शन था, x का फंक्शन था, फिर से और एलाबोरेट कर दिया. इन्होंने कह दिया y भी तो x का फंक्शन था, तो f इज ए फंक्शन ऑफ y x, और y डॉट जो था y का फंक्शन था, और y किसका फंक्शन था? x का, इसलिए y डॉट भी x का फंक्शन है मान लिया, इसलिए y डॉट x और x. ये कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन कहलाती है. लेकिन इसमें हम एक पैरामीटर और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्फा, क्योंकि y तो x का फंक्शन हो गया, तो y x का फंक्शन हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये स्ट्रेट लाइन पाथ तो दिखा देगा. y इज ए फंक्शन ऑफ x, मान लिया आपने लिख दिया y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है. ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ तो दिखा देगा, लेकिन वेरिड पाथ कहाँ से दिखाएगा? ये जो इस पाथ से, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, आपने लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया, यहाँ आपने क्या कह दिया? y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये आपने लिख दिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये लिख दिया y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया. अदर पाथ का क्या होगा? जो अदर पाथ होंगे उसके आसपास, तो अदर पाथ को इंक्लूड करने के लिए हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस पैरामीटर को कहेंगे अल्फा. तो हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया और उसे कह दिया अल्फा. हमने लिख दिया y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड अल्फा. तो अगर आपको फर्स्ट पाथ इंट्रोड्यूस, तो अल्फा हो गया दूसरा पैरामीटर. अब एक पाथ के लिए क्या होगा? एक पाथ के लिए होगा y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड अल्फा 1. दूसरे पाथ के लिए y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड अल्फा 2. इस तरह से आप दिखा देंगे. और मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा? अगेन आप दिखा दें
कि वाई एक्स अल्फा जो है वो इस तरह का है, वाई एक्स जीरो, ये कौन सा पाथ हो गया, एक्सट्रीम पाथ हो गया, वाई एक्स जीरो, इसमें अल्फा क्या है, जीरो। तो पहला वाला वाई एक्स जीरो एक्सट्रीम पाथ और प्लस अल्फा ईटा एक्स, अल्फा ईटा एक्स, ये वैलिडिटी पाथ दे रहा है। एक्सट्रीम पाथ कौन सा हो गया, जो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ था वो हो गया वाई एक्स जीरो, और अनदर पाथ कोई वैलिड पाथ है, सपोज ये वाला पाथ है ऊपर वाला, तो ये किससे दिखा देंगे, ये दिखाएंगे वाई एक्स जीरो, राइटिंग ऐसी हो रही है, वाई एक्स जीरो प्लस अल्फा ईटा एक्स, इससे, यानी अल्फा पैरामीटर तो है और एक नया पैरामीटर दे दिया है ईटा एक्स, ईटा एक्स। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो वाई का वेरिएशन है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है। उस फिगर को मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। अब ये फिगर दोबारा देखिए, ये फिगर दोबारा देखिए, इस फिगर में आप देखिए ये डेल्टा वाई है, देखिए ये डेल्टा वाई है, यानी वाई का वेरिएशन है। ये डेल्टा वाई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो डेल्टा वाई वैल्यू है यहाँ पे लिखी हुई, ये किसके लिए है, ये x इजकल टू x1 के लिए है बेटा, देखो, क्योंकि नीचे देखो ये वाली वैल्यू x इजकल टू x1 पे है, ये x इजकल टू x1 नीचे लिखा है x इजकल टू x1। तो जब x की वैल्यू x1 थी तो y का वेरिएशन डेल्टा y था। अगर x की वैल्यू x2 कर दे तो, मैं अब इसे हटा रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ। सपोज अब मैं x की वैल्यू x2 कर दूँ, सपोज ये ले लिया मैंने x2 पे, यहाँ ले लिया, ये x2 कर दिया यहाँ पे नीचे, तो ये डेल्टा वाई की ये जो वैल्यू है ये बदल जाएगी। x इजकल टू कुछ और ले लें, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे ले लें, यहाँ पे कुछ ले लें x3, तब देखो डेल्टा वाई यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा। बीच वाले केस में डेल्टा वाई यहाँ से यहाँ तक था, थर्ड केस में यहाँ से तक। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बदल रहे हो तो डेल्टा वाई की वैल्यू बदल रही है, देखो। तो डेल्टा वाई वेरीज विद x, इसमें y का वेरिएशन किसके साथ हो रहा है, x के साथ। तो यही चीज़ इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने आगे दिखा दिया, देखो अभी मैं दोबारा आ रहा हूँ उस पर। यही चीज़ इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने अल्फा पैरामीटर में के साथ एक ईटा एक्स भी लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया अल्फा ईटा एक्स, तो बिकॉज यहाँ मैंने लिख भी दिया डेल्टा वाई इज चेंजिंग विद एक्स। और ईटा एक्स का एक कारण हो रहा है, ईटा एक्स कोई आर्बिट्री फंक्शन है विच वैनिसेस एट एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा देखते हैं, उसी फिगर को दोबारा देखते हैं, आइए। ये देखिए, इस फिगर को हम दोबारा देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे डेल्टा वाई वेरिएशन कितना है, और पॉइंट 2 पे वाई का वेरिएशन कितना है। पॉइंट 1 के लिए पहली फिगर के लिए वाई ये है और दूसरी फिगर के लिए भी वाई यही है। तो पॉइंट 1 के लिए डेल्टा वाई क्या है, 0। पॉइंट 2 के लिए पहली फिगर का वाई ये है और दूसरे कर्व का भी वाई, पहले जो इस पाथ है इसका वाई भी यही है और दूसरे पाथ का भी वाई यही है। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए भी डेल्टा वाई 0 है। बाकी सारे मिडिल पॉइंट्स के लिए डेल्टा वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है, ये रही डेल्टा वाई की वैल्यूज़ है। और 1 और 2 कौन से पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए एंड पॉइंट्स पे डेल्टा वाई क्या होगा, 0 होगा। ये यहाँ पे लिखा है दूसरे में, ये यहाँ लिखा है। पहली चीज़ क्या थी, डेल्टा वाई चेंजिंग विद एक्स, डेल्टा वाई क्योंकि एक्स के साथ चेंज हो रहा है इसलिए एक अल्फा के साथ ईटा एक्स लगाना जरूरी है। ईटा एक्स आर्बिट्री फंक्शन है जो कि, क्योंकि डेल्टा वाई जो है चेंज वो वैनिश हो जाएगा एंड पॉइंट्स पे, विच वैनिशेस एट एंड पॉइंट्स। को ईटा एक्स एंड पॉइंट्स पे 0 होगी इसकी वैल्यू, यानी ईटा एक्स इज 0 एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, एट पॉइंट 1 एंड 2। तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी एंड पॉइंट्स की।
इसका मतलब क्या होगा, y किसका फंक्शन हो गया, अल्फा का, और ईटा एक्स इनकॉर्पोरेट कर दिया हमने। तब वो इंटीग्रल जो हमने आई लिया था उस इंटीग्रल को आई अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। अगेन वो फंक्शन किसका था, y का था, y डॉट का था, y डॉट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और x का था। लेकिन y किसका फंक्शन है, x और अल्फा का, और y डॉट भी क्या है, x और अल्फा का फंक्शन है। यहाँ जो x है हमने इस तरह से पैरामीटर्स लिए थे कि x जो है वो कर्व में बदल नहीं रहा है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने p1 और p2 पॉइंट्स के लिए x क्या था, सेम था। तो x जो है अल्फा का फंक्शन नहीं है। अल्फा क्या है, एक कर्व से दूसरे कर्व जाने में बदलने वाला पैरामीटर। तो अल्फा x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अल्फा, इट मीन्स डेल एक्स बाई डेल अल्फा जीरो होगा। या आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा x, वेरिएशन इन x इज जीरो। एक कर्व से दूसरे कर्व में जाने में x में वेरिएशन कितना लिया गया है, जीरो। और डेल वाई बाई डेल अल्फा एट एंड पॉइंट्स क्या होगा, जीरो। ये भी हम समझा चुके हैं। एंड पॉइंट्स पे वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कि आप डेल वाई इज इक्वल टू जीरो एट एंड पॉइंट्स है। अभी मैं जरा इसे एयर फ्लाइट मोड में लगा दूं अपने मोबाइल को, क्योंकि नहीं तो मैसेज आते रहते हैं ऊपर से बार बार। तो ये आपको समझ में आ गया, डेल एक्स बाई डेल अल्फा जीरो होगा, डेल वाई बाई डेल अल्फा जीरो होगा। या आप कह सकते हैं कि डेल एक्स जीरो होगा और डेल वाई एंड पॉइंट्स पे जीरो होगा। यही वेरिएशन इसने दूसरी तरह से फिगर बना के दिखा रखा है। इस तरह से फिगर हो सकती है। तो कैसे कैसे वेरिएशन लेना है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वेरिएशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये लिखा है द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वेरिएशन significant to note are end point coordinates are the same for each curve which gives del y by del alpha at end points is equal to 0। ये मैं समझा चुका हूँ आपको, क्योंकि दोनों कर्व के एंड पॉइंट सेम है इसलिए जीरो होगा। और दूसरा, द वेरिएशन इज कंसीडर्ड एट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट x। जो हमने x की वैल्यू ली है वेरिएशन को नापने के लिए उसकी सेम लिए दोनों कर्व के लिए, इसलिए डी एक्स बाई डी अल्फा जीरो होगा फॉर सच ए वेरिएशन। दूसरा हमने क्या इसमें कंडीशन एक और मानी है वेरिएशन में, कि जो हमने पाथ चले थे, पाथ कौन से चले थे, 1 से 2 पाथ चला था। एक तो P1 पॉइंट के थ्रू था और एक किसके थ्रू था, P2 पॉइंट के थ्रू था। एक P2 पॉइंट के थ्रू था, एक P1 पॉइंट के थ्रू था, एक P2 पॉइंट के थ्रू था। ये पाथ थे दो जो चले थे। इन दोनों पाथ के चलने का समय बराबर होगा। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब हुआ जब पाथ 1 P1 2 जाने में अगर t समय लगता है तो उस पार्टिकल को या उस बॉडी को 1 से P2 होते हुए 2 तक जाने में भी t समय लगेगा। यानी दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। यानी टाइम का वेरिएशन क्या होगा, जीरो। जितने समय वो P1 पे पहुंचेगा उतने ही समय में P2 पे पहुंचेगा। और वेरिएशन पैरामीटर क्या है, अल्फा। इट मीन्स डेल टी बाई डेल अल्फा जीरो होगा, या वेरिएशन इन टाइम क्या होगा, जीरो। डेल टी क्या होगा, डेल टी जीरो होगा। अब इसके बाद आते हैं यूलर लैग्रेंज इक्वेशन पे, उसका प्रूव कर रहे हैं। देखो मैंने लास्ट में लिखा होगा, ये रही यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। इसका प्रूव करने हम जा रहे हैं यूलर लैग्रेंज इक्वेशन का। इसका प्रूव यहीं से शुरू हुआ जहाँ से हमने अभी छोड़ा था। ये
हमने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था यहाँ से, सम टेक्निक्स ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, 2 पॉइंट हमने बता दिए थे, ये समझाए थे अभी आपको। 2 पॉइंट कौन से? एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये 2 पॉइंट्स अभी आपको समझाए थे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। डेल वाई बाई डेल अल्फा जीरो होगा, डेल एक्स बाई डेल अल्फा, डेल वाई डेल अल्फा जीरो होगा एंड पॉइंट्स पे, डेल एक्स बाई डेल अल्फा इस तरह के वेरिएशन के जीरो होगा, डेल टी बाई डेल अल्फा या डेल टी जीरो होगा। ये आपको 2 पॉइंट्स कंपल्सरी हैं इसमें, इस टेक्निक के लिए। तो वेरिएशन पाते हैं। आई आपको पता ही है, जो इंटीग्रेशन हमने लिया था वो क्या था? एफ वाई वाई डॉट एक्स डी एक्स था इंटीग्रेशन। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारे पाथ का वेरिएशन जीरो होना चाहिए एक्सट्रीमम पाथ के लिए। स्टेशनरी वैल्यू एक्सट्रीमम के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएशन इन आई जीरो होना चाहिए। ये भी हमने बता दिया था। यहाँ पे डेल्टा आई क्या है? डेल्टा इज कॉल्ड द वेरिएशन and represent the increase in the quantity to which it is applied ये सल्ट, या पढ़ लीजिएगा, फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स, यानी वेरिएशन इन पाथ। किसके लिए? फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। ध्यान रखिएगा, फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स लिया यहाँ पे। वाई एक्स क्या करता है? यहाँ पे पाथ रिप्रेजेंट करता है वाई एक्स। ये वेरियस पाथ्स फिर दिखा रखे हैं और पॉसिबल पाथ्स, और ये आपको कंडीशन दिखा दी थी। ये आई इंटीग्रल है एक्सट्रीमम होने के लिए, वाई जहाँ पे ऐसे डिफाइन किया गया था, हमने ये डिफाइन हम कर चुके हैं। और हमने कहा था अब आई भी क्या हो जाएगा? आई अल्फा का फंक्शन हो जाएगा और ऐसे लिख सकते हैं आप। ये भी हमने बता दिया था। और डेल बाई डेल अल्फा जीरो होगा, यानी कि डेल आई जीरो होगा इस तरह से। किसके लिए? एल्फा के रेस्पेक्ट में वेरिएशन जीरो होगा। एल्फा क्या बताता है? एक पाथ से दूसरे पाथ चेंज हो रहा है। अगर एक पाथ ये था और दूसरा पाथ ये था, तो इसका मतलब कोई ना कोई एल्फा आ गया, यहाँ पे एल्फा पैरामीटर आ गया। तो अगर एल्फा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन जीरो है, इट मीन्स पाथ क्या है हमारा? एक्सट्रीमम है। ये रहा हमारा पाथ, क्योंकि यहाँ पे पाथ, इस पाथ के लिए एल्फा क्या था? जीरो था। यहाँ पे एल्फा जीरो था, तो एक्सट्रीमम पाथ के लिए वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू एल्फा क्या होगा? जीरो होगा। तो ठीक है, अब डेल आई बाई डेल अल्फा निकाल लेते हैं, क्या आता है। थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं इसे। हमें क्या निकालना है? डेल आई बाई डेल अल्फा। तो डेल आई डिवाइडेड बाई डेल अल्फा, और आई आपको पता है क्या था? आई था फंक्शन ऑफ वाई वाई डॉट और एक्स। तो इसका आई का डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो आप लिख देंगे एफ का फंक्शन, ये देखो ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। इसका मतलब क्या है? एफ का फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, एफ का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, ये। तो डेल आई बाई डेल अल्फा, ये रहा इंटीग्रेशन, ये रहा, ये आई अल्फा ये था, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो एफ का डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू, पहला ले लिया डेल एफ ओवर डेल वाई, और डेल वाई बाई डेल अल्फा, डेल एफ बाई डेल वाई डॉट डेल वाई बाई डेल वाई डॉट बाई डेल अल्फा, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल अल्फा, और डी एक्स का डी एक्स। 3 पैरामीटर था, तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लिया। अगेन एक्स, अगर हमने बताया था एक्स जो है अल्फा का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे पाथ्स के लिए एक्स से माना है। तो डेल एक्स बाई डेल अल्फा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये लास्ट टर्म है डेल एक्स बाई डेल अल्फा, ये जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगी, तो इसे हटा दो। तो इसे हटा के डेल आई ओवर डेल अल्फा की वैल्यू क्या गई है आगे? इसे 2 इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख लो। पहली टर्म लिख ली यहाँ पे, दूसरा इंटीग्रेशन लिख लिया यहाँ पे, दूसरा इंटीग्रेशन लिख लिया, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन में आ गया। अगेन ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो नीचे कर लिया बेटा। ये 2 इंटीग्रेशन में आ गया, ये आ गया। ये देखो डेल एफ और डेल वाई डॉट, और डेल वाई डॉट बाई डेल अल्फा। लास्ट में क्या लिखा है? डेल वाई डॉट डिवाइडेड बाई डेल अल्फा। सेकंड टर्म ये है, ये वाली सेकंड टर्म, डेल वाई डॉट बाई डेल अल्फा।
डेल वाई डॉट डिवाइडेड बाई, मेरा हाथ नहीं चल रहा इसमें, पता नहीं क्या हो गया मोबाइल पे, डेल डेल अल्फा है, डेल वाई डॉट डिवाइडेड बाई डेल अल्फा। और डेल वाई डॉट क्या था, डेल वाई डॉट था डेल वाई डॉट क्या था, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो इसे अब दोबारा लिखते हैं, थोड़ा हटा देता हूँ, गलत होगी डेल, और ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, वाई डॉट था, और डेल ओवर और डेल एल्फा, ये आ गया इस तरह से। तो ये डेल ऑफ वाई डेल एक्स के रेस्पेक्ट में है, और इसका होल का है डेल ओवर डेल अल्फा, तो इसे लिख दिया डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स बाई डेल अल्फा, इस तरह से लिख देंगे आप, हो जाता है, डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, ये जो सेकंड टर्म है ये वाली, इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ये रहा, देखो फर्स्ट फंक्शन है ये डेल एफ बाई डेल वाई डॉट, और सेकंड फंक्शन ये है जिस पर मैंने गोला लगा दिया डी एक्स को छोड़ के, फर्स्ट सेकंड फंक्शन ये है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे थे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डेल एक्स और डेल अल्फा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दिया। ठीक है, बाई पार्ट्स कर दिया, तो आपको ये वाली इक्वेशन आ गई। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके ये फर्स्ट टर्म आ गई, और माइनस में क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई। आप क्या कर सकते हैं सर, ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन एंड पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में है, x1 और x2। x1 और x2 कौन से थे, एंड पॉइंट्स थे। ये x1 माना, और ये क्या माना, x2 माना हमने, ये बेटा हमने एंड पॉइंट्स माने थे इस केस में। वैसे 1 और 2 से 1 और 2 था ना हमारा, तो कायदे से इंटीग्रेशन 1 और 2 के रेस्पेक्ट में होना चाहिए था। 1 और 2 देखो 1 और 2 लिखते रहो, 1 और 2 1 से 2 तक होना चाहिए था ना इंटीग्रेशन। तो हमने 1 पॉइंट को मान लिया x1 कोऑर्डिनेट और 2 को मान लिया x2, वो पुराने कोऑर्डिनेट भूल जाना, ऐसे मान लिया। तो एंड पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, तो डेल वाई बाई डेल अल्फा विद रेस्पेक्ट टू एंड पॉइंट्स x1 एंड x2, ये क्या आएगा, 0। हम पहले बता चुके हैं y जो है एंड पॉइंट्स पे सेम है दोनों कर्व्स के लिए, दोनों पाथ्स के लिए, इसलिए एंड पॉइंट्स पे वेरिएशन डेल वाई बाई डेल अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एंड पॉइंट्स पे 0 आएगी। तो सेकंड टर्म तो 0 हो गई, ये वाली टर्म तो 0 आ गई। बचा क्या, बची केवल ये इंटीग्रेशन बच गया। अब इस इंटीग्रेशन को फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन के साथ कंबाइन करके लिख लिया, और क्या किया इसमें, डेल वाई बाई डेल अल्फा कॉमन ले लिया। देखो डेल वाई बाई डेल अल्फा यहाँ से कॉमन आ गया, इसे हटा देता हूँ दोबारा, डेल वाई बाई डेल अल्फा यहाँ से कॉमन आ गया, ये तो 0 हो गई टर्म, ये तो 0 हो गई, और डेल वाई बाई डेल अल्फा यहाँ से कॉमन आ गया, इसे राइट साइड में लिख लिया, देखो यहाँ नीचे ये लिख लिया। तो क्या बच जाएगा, ये फर्स्ट टर्म ये यहाँ आ गई, और ये वाली टर्म सेकंड ये यहाँ आ गई। ये इंटीग्रेशन ऐसे लिख लिया, ये भी समझ में आ गया। अब क्या किया, अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। इसमें क्या किया हमने, डी अल्फा से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया, ये यहाँ से 0 हटा देना, ओह कहाँ गया, यहाँ से 0 हटा देना बेटा, ये 0। तो डी अल्फा से देखो मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, इस 0 को हटा दीजिए, ये डी अल्फा से ये रहा मल्टीप्लाई कर लिया से, यहाँ पे भी डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे मैंने 0 हटा रखा है, ये 0 हटा रखा है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डेल आई बाई डेल अल्फा इंटू डी अल्फा, ये रहा इंटू डी अल्फा,
राइट साइड में भी क्या होगा, ये पूरा इंटीग्रेशन, ये रहा पूरा इंटीग्रेशन इनटू डी अल्फा और डी एक्स, जो डी एक्स तो पहले भी था यहाँ पे डी एक्स, ये राइट साइड में हो गया। ये मैथमेटिक्स, अच्छा पता नहीं बेटा कहीं गायब हो गया, ठीक है आगे। ये जो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, डेल आई बाई डेल अल्फा इंटू डी अल्फा को डेल आई कहते हैं, ये डेल आई वेरिएशन होता है। डेल किसी भी चीज़ का होता है ना, डेल जैसे डेल आई होता है, डेल आई किसी भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में वेरिएशन हो डेल अल्फा इंटू डी अल्फा, इससे वेरिएशन कहते हैं। ऐसे डेल ये वेरिएशन डिफाइन होता है डेल आई। तो ये टर्म है, ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है इस इंटीग्रेशन में, ये वाली दिस इज नथिंग बट दी डेल आई। अगेन डेल वाई बाई डेल अल्फा इंटू डी अल्फा, ये रही डेल वाई बाई डेल अल्फा इंटू डी अल्फा, ये रही टर्म। ये क्या है, डेल वाई, ये डेल वाई टर्म है, डेल वेरिएशन है ये। तो पहला वाला लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेंट है, लेफ्ट साइड में जो है ये तो आई का वेरिएशन है, और राइट साइड में वाई का वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू वेरिएशन पैरामीटर। वेरिएशन पैरामीटर के लिया था अल्फा लिया था। तो इस इक्वेशन को हमने कैसे लिख लिया, डेल की वैल्यूज लगा दी, तो ये आ गया डेल आई इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन इसका सम था डेल वाई इंटू डी एक्स। लेकिन एक्सट्रीमम पाथ के लिए आपको क्या है कि डेल आई जीरो होना चाहिए। एक्सट्रीमम पाथ के लिए डेल आई जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्सट्रीमम पाथ के लिए ये इंटीग्रेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए। अब ये इंटीग्रेशन जीरो तो हो गया, यहाँ पे डेल वाई क्या था, डेल वाई वाई में वेरिएशन है, यहाँ लिखा है आर्बिट्ररी वेरिएशन ऑफ वाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू द आर्बिट्ररी पैरामीटर अल्फा अबाउट इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू एट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। डेल वाई क्या था, ये एक कर्व ली थी आपने, ये दूसरी कर्व ली थी, ये जो ये था, ये एक कर्व से दूसरी कर्व तक का ये जो वेरिएशन था ये डेल वाई था। किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में। डेल वाई अल्फा का फंक्शन था, डेल वाई किसका फंक्शन था, अल्फा का फंक्शन। और एक्सट्रीम पाथ के लिए अल्फा क्या था, जीरो। तो डेल वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डेल वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, यहाँ पे डेल वाई की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे वेरिएशन कुछ ये होगा, यहाँ पे वेरिएशन ये होगा, यहाँ पे वेरिएशन ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसे करके वाई वेरिएशन तो बदल रहा है। तो डेल वाई का वेरिएशन तो आर्बिट्ररी है, अल्फा पैरामीटर के अराउंड डेल वाई का वेरिएशन क्या है, आर्बिट्ररी। इसलिए ये डेल वाई तो जीरो हो नहीं सकता। इट मीन्स क्या चीज टर्म वो जीरो होगी, जो ब्रैकेटेड टर्म है वो जीरो होगी। और ब्रैकेटेड टर्म क्या है, ब्रैकेटेड टर्म ये रही, इसका मतलब ये जीरो होगी, और ये टर्म है ये जीरो, क्योंकि डेल वाई क्या है, आर्बिट्ररी है डेल वाई, इसलिए वो जीरो नहीं हो सकता, वो बदल रहा है, एक्स के हिसाब से बदल रहा है लगातार। तो इसी को यूलर लैग्रेंज इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कुछ। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है आपके केस में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, ये होता है डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा, ये वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स है। टोटल लेंथ, ये छोटी सी लेंथ आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये है बेटा देखो, ये वन पॉइंट है, ये टू पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए क्या किया आपने, इसमें एक बीच में टेम्परेरी दो पॉइंट्स ले लिए, ऐसे ले लिए,
और ये क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस ये dx हो गया, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, dy हो गया, और ऊपर वाले को क्या कर दिया ds। यानी कि जो पाथ है उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट पाथ, क्या उसे क्या कहते हैं ds। तो ds क्या हो गया dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और टोटल पाथ लेंथ के लिए क्या कर दिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो आपका ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर को फंक्शन मान लिया f। अब इस कर्व के शॉर्टेस्ट होने के लिए, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहना है ना आपको, तो इस कर्व का अगर शॉर्टेस्ट होना है इस कर्व को, तो जो i है इसका वेरिएशन 0 होना चाहिए, डेल i वेरिएशन 0 होना चाहिए। और डेल i वेरिएशन 0 क्या देता है, ये वाली इक्वेशन देता है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, यानी ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और आपको f पता है क्या है, f आपका है क्या है, f 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2, ये है वाई डॉट स्क्वायर, ये f फंक्शन है, ये रहा f फंक्शन 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ f, ये रहा वाई प्लस, या 1/2 लगाना भूल गए। तो f जो फंक्शन है ये केवल वाई डॉट का फंक्शन है, ये वाई डॉट का फंक्शन है, इसलिए डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा 0। ये वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है f का, f इज अ फंक्शन ऑफ वाई डॉट, ऑल्दो वाई डॉट इज अ फंक्शन ऑफ y, but x is not a direct function of y, f is an indirect function of y। so पार्शियल डेरिवेटिव अगर लेंगे डेल एफ ओवर डेल वाई तो 0 आ जाएगा, क्योंकि y का सीधा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब लिया डेल एफ ओवर डेल वाई डॉट, ये रहा डेल वाई डॉट, तो बहुत आसान है, f था आपका 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, तो डेल एफ ओवर डेल वाई डॉट लेंगे, तो पहले हाफ है, हाफ 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 आ जाएगा, और इंटू 2 वाई डॉट आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, इंटू 2 वाई डॉट, डिफ्रेंशिएशन है सिंपल सा, तो आपको ये मिल जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई डॉट, ये मिल जाएगा। लेकिन आपको डेल एफ बाई डेल वाई डॉट को, और डेल एफ बाई डेल वाई, और डेल एफ बाई डेल वाई ये निकल गया 0, डेल एफ बाई डेल वाई डॉट ये निकल गया, वैल्यू निकल गई। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन देखनी है। इस इक्वेशन में डेल एफ बाई डेल वाई डॉट निकाल चुके, डेल एफ बाई डेल वाई डॉट भी निकाल चुके, अब डेल ओवर डी ओवर डी एक्स तो निकालना है इसका, तो फिर निकाल लीजिए, आप कर लीजिए डी ओवर डी एक्स, ये निकालना है आपको, डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डॉट, ये निकालना है। तो डेल एफ ओवर डेल वाई डॉट का डी बाई डी एक्स भी कर लीजिए, इसका डी बाई डी एक्स कर लीजिए, ये कर लिया डी बाई डी एक्स। अगेन ब्रैकेटेड टर्म इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या सीधा इस इक्वेशन में डेल एफ और डेल वाई की और डेल एफ और डेल वाई डॉट की वैल्यू रख दीजिए, डेल एफ और डेल वाई की वैल्यू रख दी, डेल एफ और डेल वाई डॉट की वैल्यू रख दी, तो 0 माइनस दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। और किसी फंक्शन का अगर 0 आता है डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि वाई डॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो गया, ए आ गया, ए कांस्टेंट मान लिया, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए को इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, वाई का भी स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे स्क्वायर करके, तो वाई डॉट की वैल्यू आ जाएगी, इसे एम कह दीजिए, कांस्टेंट है ये, सपोज दिस कांस्टेंट इज एम, यानी वाई डॉट इज इक्वल टू एम, वाई डॉट इज इक्वल टू एम, वाई डॉट क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एम आ गया, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी आ जाएगा इंटीग्रेट करने में, इंटीग्रेट करते वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने चले तो हमारी किससे, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन से, कौन सी आ गई, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ये जो थी, इसे यूज़ करके हमने दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला तो क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन यूलर लैग्रेंज की थी। द सेम, ये क्या लिखा है, मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए देख लीजिए, मैनी मीन्स पहले फंक्शन एफ किसका था, वाई का था, वाई डॉट का था, और किसका था, एक्स का था। एक्स कांस्टेंट है बेटा, एक्स कांस्टेंट था। अब फंक्शन किसका मान लिया, वाई वन वाई टू, ऐसी वाई वन डॉट वाई टू डॉट और एक्स, ये मान लिया। द सेम प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे। वाई वन क्या आ जाएगा, वाई वन एक्स एल्फा का फंक्शन आ जाएगा, वाई वन एक्स जीरो प्लस एल्फा ईटा वन एक्स वाई टू इजकल टू दिस। पहले भी ऐसे लिया था, पहले एल्फा ईटा एक्स लिया था, अब ईटा वन एक्स आ जाएगा, ईटा टू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से लिया था। इस तरह का डेल आई बाई डेल अल्फा क्या आ जाएगा इस केस में, द सेम जैसे किया था डेल एफ बाई डेल अल्फा, डेल एफ बाई डेल अल्फा। और थर्ड एक्स वाली जो डिफरेंशिएशन था वो जीरो हो जाएगा, जब जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस कर रहे हैं। अब बस हमने क्या किया है, पहले सीधा सीधा वाई वाई लिया था, वाई और वाई डॉट लिया था, अब जे और लगा दिया। पहले हमने लिया था वाई के रेस्पेक्ट में, अब क्या ले रहे हैं, वाई जे, वाई जे, वाई माने वाई जे क्यों लिया है, जे में है मैनी वैल्यूज, मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाउ मैनी वेरिएबल्स, जे, तो जे ले लिया, एनलार्ज कर देते थोड़ा सा, सेम डिफ्रेंशिएशन कर दिया बच्चों जैसे पहले किया था। द सेम प्रोसीजर, पहले का इस इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लिया, और जो सेकंड इंटीग्रेशन है इसे बाई पार्ट्स अलग अलग कर लिया। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, द होल इंटीग्रेशन, ये ले लिया। अगेन लिख दिया डेल वाई जे बाई डेल अल्फा, ये जीरो होगा, वन टू एंड पॉइंट्स पे, ये एंड पॉइंट्स पे जीरो होगा, तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, जैसे पहले किया था बिल्कुल। ये टर्म जीरो हो जाएगी तो बचेगा क्या, ये बचेगा, बिल्कुल पहले ऐसा चल रहा है, बस जे 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 सब्सक्रिप्ट लगता जा रहा है। फिर डेल वाई जे बाई डेल अल्फा यहाँ से, और डेल वाई जे बाई डेल अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया, राइट साइड में ये आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में एच बच जाएगी। अगेन डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिफाइन कर दिया, दिस इक्वल टू डेल आई, दिस इक्वल टू डेल वाई जे, तो ये आ गया। अब क्या लिखेंगे आप, अगेन लिखेंगे डेल वाई जे यहाँ आप लिखेंगे डे, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव बदल जाएगा, डेल वाई जे जो है, डेल वाई जे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये वाई डेल वाई जे जो है एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, वाई जे बहुत सारे हैं बेटा, डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई फोर, ये सब क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। इसलिए हर डेल वाई जे का कोफिशिएंट सेपरेटली वैनिश करेगा, यानी जीरो के इक्वल किया जा सकता है। तो वाई जे का कोफिशिएंट जीरो के इक्वल कर दिया, ये आ गया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द यूलर-लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी यूलर-लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फॉर मैनी कोऑर्डिनेट्स, मैनी पार्टिकल सिस्टम्स विद रेस्पेक्ट टू जे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे शुरू करेंगे। ओके।